नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग जो है विलियन के पार्ट नंबर 8 की शुरुआत करने जा रहे हैं। विलियन में इसके पहले हमने आपको जो है 7 पार्ट के बारे में बता दिया है और विलियन से संबंधित अगर आपने अभी तक संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त न की हो तो प्लेलिस्ट में पड़ी वीडियो को जाकर देख करके आप उनके बारे में सीख सकते हैं। तो अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं और अणुसंख्य गुणधर्म हमने बताया था कुल 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ लिया था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बारे में। आज हम आपको जो है क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन के बारे में विस्तार पूर्वक आपको पढ़ाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे आपको किस विषय के बारे में अध्ययन करना है उसके बारे में आप हमें जरूर बताएं, ठीक है। तो क्वथनांक में उन्नयन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है उसके पहले हम सबसे पहले जानेंगे क्वथनांक क्या होता है। तो क्वथनांक में हमने लिख दिया है कि किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है या वह बिंदु होता है जिस ताप पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जब किसी द्रव का ताप वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उस ताप को उसका क्वथनांक कहते हैं। पर क्वथनांक अगर हम चाहते हैं कि कोई जल है और जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर न उबलकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबले तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस जल में कुछ ऐसे पदार्थ को मिश्रित करना पड़ेगा जिससे उसका क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर के 110 या 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन के लिए हमने कहा है जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को, ऐसा पदार्थ जो जल के साथ वाष्पित नहीं होता हो, जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी द्रव में मिलाया जाता है तो द्रव के वाष्प दाब में कमी आती है। जब वाष्प दाब में कमी आती है अतः विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में अधिक ताप की आवश्यकता होती है। जब वाष्प दाब कम होगा तो उसे वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए हमें अधिक तापमान देना पड़ता है और अधिक ताप की आवश्यकता होती है, अर्थात विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में बढ़ जाता है। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप चित्र के हिसाब से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये कोई ताप है, ये ताप है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। मान लीजिए यहाँ पर ये जो दाब है ये वायुमंडलीय दाब के बराबर है। अब वायुमंडलीय दाब के अगर बराबर है तो सर्वप्रथम वायुमंडलीय दाब है, हम ले रहे हैं शुद्ध जल, शुद्ध जल का वाष्प दाब, बात समझिएगा, शुद्ध जल ले रहे हैं, शुद्ध जल का वायुमंडलीय, देखिए शुद्ध जल का क्वथनांक बिंदु मान लेते हैं ये हो गया आपका शुद्ध जल का क्वथनांक बिंदु, हमने यहाँ पर लिख दिया ये है T∩B का नोड, ये है शुद्ध जल का क्वथनांक बिंदु। शुद्ध जल का क्वथनांक बिंदु, ठीक है, शुद्ध जल का क्वथनांक बिंदु है। और ये इसका था वाष्प दाब, हम लिख रहे हैं ये इसका है वाष्प दाब, यहाँ पे है वाष्प दाब, वाष्प दाब नीचे वाला पॉइंट है वाष्प दाब, ठीक है, और साधारण वाष्प दाब प्रारंभिक वाष्प दाब था। अब ये शुद्ध जल था, अब इस जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब में पहुंचाने में मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने कहा है जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को शुद्ध द्रव में, सबसे पहले हमने ये लिख दिया है शुद्ध द्रव, शुद्ध द्रव का ये वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब होने में सपोज दैट आप मान लीजिए कितना टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब होने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की आवश्यकता पड़ती है। अब इस शुद्ध द्रव में, शुद्ध ये विलायक कह सकते हैं, शुद्ध विलायक में हम अवाष्पशील ठोस को मिला देते हैं। जब अवाष्पशील ठोस को मिलाते हैं तो इसके वाष्प दाब में क्या आती है, कमी आती है, यानी इसके वाष्प दाब में शुद्ध द्रव को मिलाने पर इसका वाष्प दाब कम हो जाता है, यानी इसका वाष्प दाब पहले यहाँ पर था, अब इसका वाष्प दाब घट करके कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो हम लिख दे रहे हैं ये क्या है, ये हम बना दे रहे हैं आपका जल प्लस नमक, मान लीजिए हमने नमक मिला दिया है NaCl मिला दिया है, तो विलयन का ये क्या हो गया, या आप इसे कह सकते हैं विलयन, ठीक है, ये हो गया विलयन, ठीक है। ये शुद्ध आपका विलायक था, ये शुद्ध है विलायक था, शुद्ध विलायक था, और इस विलायक में हमने मिला दिया
नमक, और ये बन गया आपका विलयन। अब इसकी वाष्प दाब में कमी आई है। अब वाष्प दाब में जब कमी आई है तो इस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने में हमें जो तापमान देना पड़ता है वह टी सफिक्स क्या है, बी है। क्या है, टी सफिक्स बी है। अब देखिए ये तापमान करीब हमको देना पड़ा है, मान लीजिए सपोज दैट मान लेते हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 डिग्री सेंटीग्रेड हमें देना पड़ा। इसके पहले तापमान शुद्ध जल का कितना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अब देना पड़ रहा है कितना, 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन, यानी जिस ताप पर जल उबल रहा था अब उस ताप पे न उबलकर उससे ज्यादा ताप पर वह जल उबल रहा हो तो उसे हम लोग कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन तभी संभव है जब आप जल में किसी ऐसे अवाष्पशील ठोस को मिलाते हैं जिससे उस जल का वाष्प दाब कम हो जाए। जब वाष्प दाब कम होगा तो उसे वायुमंडलीय दाब तक परिवर्तित करने के लिए हमें अधिक ताप देना पड़ेगा, और जब अधिक ताप देना पड़ेगा तो इसे ही हम लोग बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। ये और आप अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं, ग्राफ के हिसाब से देखना चाहते हैं तो ग्राफ के हिसाब से भी समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं, देखिए ये ऐसे बना ले रहे हैं यहाँ पे ग्राफ। ठीक है, ग्राफ बना रहे हैं आप। इसमें यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है, जैसे वायुमंडलीय दाब यहाँ पे था वैसे ही हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं वायुमंडलीय दाब। ये वायुमंडलीय दाब था। ठीक है, ये आपका वायुमंडलीय दाब है। ठीक है, अब जो शुद्ध विलायक था इसका वाष्प दाब यहाँ पर था, और वाष्प दाब जब यहाँ था तो इसको वायुमंडलीय दाब में ले जाने पर जो तापमान हमने खर्च किया है वो है आपका टी सफिक्स बी का नोड, यानी शुद्ध जल का क्वथनांक बिंदु। अब हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है कि हम इस ये जो है शुद्ध विलायक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक। अब हम इस शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील ठोस मिला दे रहे हैं। अब अवाष्पशील ठोस मिलाने पर इसका जो वाष्प दाब था, प्रारंभिक वाष्प दाब, वो थोड़ा सा पहले की अपेक्षा क्या हो गया, कम हो गया। जब कम हो गया तो इसे शुद्ध वाष्प दाब तक पहुंचाने में हमें तापमान देना पड़ रहा है कितना, हमें तापमान यहाँ पे खर्च करना पड़ रहा है डेल्टा टी सफिक्स बी। तो आप देख रहे हैं डेल्टा टी सफिक्स बी यहाँ जो है, यहाँ आपको दिख रहा होगा इन दोनों के बीच में गैप, यानी तापमान का जो है अंतर वो है डेल्टा टी सफिक्स बी, यानी क्वथनांक में उन्नयन। तो आप कह सकते हैं कि क्वथ, यहाँ आप पहले देख लीजिए डेल्टा टी सफिक्स बी जो है ज़्यादा है टी सफिक्स बी के नोड से, अतः आप कह सकते हैं कि अतः क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी सफिक्स बी जो है वो अधिकतम तापमान है, यानी इस ताप में से इस ताप को आप घटाएंगे तो क्वथनांक में उन्नयन आपको प्राप्त हो जाएगा डेल्टा टी सफिक्स बी माइनस डेल्टा टी सफिक्स बी का नोड। ठीक है, अब एक प्रश्न और है कि क्वथनांक में उन्नयन किस चीज पर निर्भर करता है, किस बात पर निर्भर करता है। तो क्वथनांक में उन्नयन जो है अवाष्पशील जो पदार्थ होता है, अवाष्पशील पदार्थ की मोललता के समानुपाती होता है, अर्थात अवाष्पशील पदार्थ की मात्रा जितने अधिक होगी क्वथनांक में उन्नयन उतना अधिक होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अर्थात अर्थात क्वथनांक में उन्नयन, ऐसे लिख दे रहे हैं, क्वथनांक में उन्नयन अवाष्पशील पदार्थ की मोललता को स्मॉल m के समानुपाती होता है। अवाष्पशील पदार्थ की मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात आप लिख सकते हैं कि डेल्टा टी सफिक्स बी क्वथनांक में उन्नयन समानुपाती m, m का मतलब हो जाएगा मोललता,
मोललता के समानुपाती हो जाएगा। और जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो डेल्टा टी सफिक्स बी, यहाँ पर एक नियतांक प्राप्त होगा के सफिक्स बी इंटू एम, जहाँ के सफिक्स बी इक्वल टू होता है क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक, हम कह सकते हैं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, आप इसे क्या बोलेंगे, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, आप विस्तार पूर्वक भी फार्मूले को लिख सकते हैं, डेल्टा टी सफिक्स बी इक्वल टू आप के सफिक्स बी। मोलरता में आप लिख सकते हैं विलेय का भार, यानी मोललता का आप फार्मूला जानते ही हैं। मोललता का फार्मूला होता है कि मोललता m बराबर विलेय का भार यानी स्मॉल w गुणे 1000 बटे विलयन का यानी विलेय का अणुभार गुणे उसका द्रव्यमान कैपिटल W। ठीक है, आप इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, सूत्र को लिख सकते हैं। डेल्टा टी सफिक्स बी इक्वल टू, इस प्रकार से भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ पे डेल्टा टी सफिक्स बी क्वथनांक में उन्नयन है, के सफिक्स बी क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक है, स्मॉल w विलेय का भार है, जब वह ग्राम में दिया हो 1000 का गुणा होगा, ये यम है विलेय पदार्थ का अणुभार है, और कैपिटल W जो है वह पूरे विलयन का भार है। ठीक है, फिर से आप एक बार सुन लीजिए, डेल्टा टी सफिक्स बी इक्वल टू हम लिखेंगे क्वथनांक में उन्नयन, ताप जो होता है वो है, के सफिक्स बी क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, स्मॉल w विलेय का भार है। ठीक है, 1000 जब वह ग्राम में दिया हो तो यम है विलेय का अणुभार है, और कैपिटल W जो है विलयन का संपूर्ण भार है। तो ये होता है क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं, दूसरे गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, हिमांक में अवनमन। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन क्या होता है, किसी पदार्थ का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। अर्थात किसी पदार्थ का हिमीकरण तभी संभव है जब उसका वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। फिर से समझ लीजिए, किसी पदार्थ का हिमांक वह तापमान है जिस ताप पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब, ठीक है, द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। अर्थात एक विलयन का हिमीकरण अर्थात जमना तभी संभव है जब उसका वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। जब किसी, अब देखिए अब ये कैसे होता है इस बात को समझिए। अभी आपने यहाँ पे पढ़ा है, जब किसी विलायक जल में हम वाष्प दाब क्या करते हैं, किसी ठोस पदार्थ को मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब कम होता है। जब वाष्प दाब कम होगा तो हमें वाष्प दाब को ठोस पदार्थ के वाष्प दाब तक लाना है, अर्थात तापमान को कम करना है, तापमान को बढ़ाना नहीं है। तापमान कम था ही और कम हो जाएगा तो वह जल्दी से क्या होता है, जम जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में घोलते हैं तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। सेम इसी तरीके से जब कम हो जाता है तो विलयन का विलायक से कम ताप पर जमना ही क्या कहलाता है, हिमांक में अवनमन होता है। हिमांक में अवनमन को डेल्टा टी सफिक्स एफ से इंडिकेट करते हैं। अब नहीं समझ में आता है तो आप चित्र के हिसाब से समझते हैं। ठीक है, चित्र के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए, हम लोग चित्र पहले साधारण चित्र देखते हैं जैसे वहां पर हमने देखा था। ठीक है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, इस चीज को, इस पॉइंट को हम ले रहे हैं ठोस अवस्था का दाब। ये जो दाब है वो है ठोस अवस्था का दाब, ये ठोस अवस्था का दाब है। ठीक है, ठोस अवस्था का ये क्या है, दाब है। अब ये जो है यहाँ पर जो था, मान लीजिए ये था शुद्ध विलायक, ये शुद्ध विलायक का ये जो है डेल्टा टी सफिक्स एफ का नोड है। डेल्टा टी सफिक्स एफ का नोड का मतलब होता है शुद्ध विलायक जल का क्वथनांक बिंदु। ये है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं शुद्ध विलायक। ठीक है, शुद्ध विलायक जल का क्वथनांक बिंदु हमने यहाँ पे लिख दिया, शुद्ध विलायक जल का क्वथनांक बिंदु, शुद्ध विलायक जल का क्वथनांक बिंदु है ये। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये जो शुद्ध जल था, मान लीजिए शुद्ध विलायक जल था, इस जल का ये क्या था, क्वथनांक बिंदु था। अब इस जल में हम क्या कर रहे हैं, अवाष्पशील ठोस मिला रहे हैं, तो इसके पहले इसका वाष्प दाब, ये समझ लीजिए वाष्प दाब था। ठीक है, ये वाष्प दाब था,
इसके पहले वाष्प दाब यह था, ठीक। इससे पहले मान लीजिए शुद्ध जल था, शुद्ध जल का वाष्प दाब यहाँ पर था। अब हम इस शुद्ध जल में देखिए वाष्प दाब पहले यहाँ पे था, ठीक। अब हम इसमें क्या किए हैं, अवाष्पशील ठोस को मिलाए हैं, तो इसका वाष्प दाब पहले इतना था, अब यहाँ पर वाष्प दाब थोड़ा क्या होता है, कम हो जाता है। जब वाष्प दाब इसका कम होता है तो इसे ठोस अवस्था के वाष्प दाब तक लाने के लिए हमें इसकी अपेक्षा इसमें कम ताप देना पड़ेगा। समझिए, वाष्प दाब यहाँ पर था, जब हमने इसमें क्या किया है, अवाष्पशील ठोस मिलाया है, तो इसका साधारण वाष्प दाब कम हुआ है। तो वैसे ही इसका साधारण वाष्प दाब जल का यहाँ पर था, जब हमने इसमें क्या किया है, ठोस अवाष्पशील पदार्थ को मिला दिया, तो इसका वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। तो ये आपका जो वाष्प दाब है T∑F है, यानी इसको हम कहेंगे कि विलयन, विलयन मान लीजिए आप क्या ले रहे हैं, विलयन में जल प्लस नमक का वाष्प दाब का क्या है, वाष्प दाब, जल प्लस नमक का ये वाष्प दाब है। तो यहाँ वाष्प दाब आप देखिए, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वह विलयन के वाष्प दाब से क्या है, कम है, इसीलिए हम इसे कहते हैं हिमांक में अवनमन। अब हिमांक में अवनमन को आप ग्राफ के द्वारा भी यहाँ पे समझा सकते हैं, ग्राफ के द्वारा, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, ग्राफ बना दिया, ठीक है। ग्राफ के द्वारा भी आप यहाँ पे इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सेम उसी तरीके से है, मान लीजिए ये है वाष्प दाब, साधारण वाष्प दाब है, ठीक है, ये है साधारण वाष्प दाब, और ये है वाष्प दाब है, समझ लीजिए ये है वाष्प दाब, वाष्प दाब, ये वाष्प दाब है। अब ये वाष्प दाब है साधारण, ठीक है। अब साधारण वाष्प दाब था, और यह जो है आपका कौन सा बिंदु है, फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी हिमांक बिंदु है, हिमांक बिंदु, ये जो ताप है वह हिमांक बिंदु है। अब हिमांक बिंदु है, साधारण जल था, उसका हिमांक बिंदु जो है यहाँ से यहाँ तक आने में जो तापमान खर्च होता था वह था आपका T∑F का नोड, ठीक है, T∑F का नोड था। तो हमने यहाँ पे इसे क्या कर दिया, दिखा दिया T∑F का नोड, ठीक है, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। लेकिन जब उसमें अवाष्पशील ठोस मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब पहले की अपेक्षा क्या होता है, कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो उसे जो है यहाँ तक लाने में जो है तापमान खर्च करना पड़ता है मात्र T∑F। तो आप देख लीजिए T∑F का मान ज़्यादा है T∑F से। तो ये है विलयन, ये जो आप बनाए हैं ये है विलयन का, ठीक है, विलयन का, और ये जो आपने बनाया है ये है विलायक का, विलायक का ग्राफ, ठीक है, ये विलायक का है और ये किसका है, विलयन का है, ठीक है, विलयन का। तो इसे वाष्प दाब में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन यहाँ पर देख लीजिए, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन ΔT∑F इक्वल टू ΔT∑F का नोड माइनस ΔT∑F। ΔT∑F क्या, ये क्या हो गया, T∑F, इसे हम लोग कहते हैं हिमांक में अवनमन। ये आपका हो गया पूरा का पूरा हिमांक में अवनमन, ठीक है, हिमांक में अवनमन। ठीक इसी प्रकार से जैसे हिमांक में क्वथनांक में उन्नयन होता है, वैसे हिमांक में अवनमन हम कह सकते हैं कि अर्थात हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन अवाष्पशील पदार्थ की मोलरता स्मॉल m के क्या होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अर्थात आप यहाँ पे बना सकते हैं कि अर्थात हिमांक में अवनमन ΔT∑F जो होगा वह अनुक्रमानुपाती होगा मोलरता m के, और जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो K∑F एक नियतांक प्राप्त होगा। यहाँ K∑F जो होता है, K∑F जो नियतांक है, यहाँ क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, यहाँ हो जाएगा हिमांक अवनमन स्थिरांक, यहाँ हिमांक अवनमन स्थिरांक हो जाएगा, ठीक है, स्थिरांक, इसको क्या लिख सकते हैं, हिमांक अवनमन स्थिरांक। और मोलरता का यहाँ सूत्र लिख सकते हैं
लिख सकते हैं डेल्टा टी सफिक्स एफ इक्वल टू के सफिक्स एफ। अब मोललता में आप मोललता यम बराबर आपने पढ़ा है, मोललता यम बराबर आपने पढ़ा है विलेय का भार स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बट्टे विलेय का अणुभार गुणे बिलियन का भार कैपिटल डब्लू। इस सूत्र की सहायता से हिमांक में अवनमन, उन्नयन इत्यादि की गणना कर सकते हैं। स्मॉल डब्लू जो होता है वह भार है, यम जो है वह क्या है, अणुभार है, ठीक है, और कैपिटल डब्लू बिलियन का क्या है, बिलियन का भार होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।